नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का श्री श्याम ग्रुप ऑफ एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। मैं विकास शर्मा आपको प्लस वन की फिजिक्स करवा रहा हूँ और इसके अंदर हम लोग जो टॉपिक पढ़ रहे थे वो अपना टॉपिक था बल आघूर्ण। बल आघूर्ण और कोणीय संवेग जो है टॉपिक अपने पढ़ रहे थे और इसके अंदर अपने लिख रखा था किसी पिंड पर आरोपित बल का बल आघूर्ण। किसी पिंड पर आरोपित बल का बल आघूर्ण, ये टॉपिक अपनी जो लास्ट क्लास थी उसके अंदर हम लोगों ने शुरू कर रखा था। ठीक है, एक डायग्राम बना चुके थे अपने इस तरीके से, और x, y और z, x, y और z ये हमारे पास में क्या था, एक निर्देश तंत्र था और इसमें हमारे पास में जो पॉइंट था वो पॉइंट P था और ये मान रहे थे हम कि इस पॉइंट P पर जो बल लग रहा है वो कितना लग रहा है, F वेक्टर लग रहा है। तो अपने बल को पीछे बढ़ाया था, और इस पर अपने एक लंब खींचा था और इसे R वेक्टर से लिख दिया था। ये कोण थीटा लिया था। क्यों लिया था? क्योंकि ये बल इसके साथ में थीटा कोण बना रहा था, तो ये कोण भी हमारे पास में कितना आ गया, थीटा आ गया। इसका कोई नाम लिख दूँ अगर मैं, OP, ये P हो गया, इसे Q से लिख देता हूँ, और ये लंब खींच रखा है इसलिए ये कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है। तो देखिए, एक तो हमारे पास में ये R है, ये R cos थीटा, और ये हमारे पास में कितना आ जाता है, R sin थीटा आ जाता है। तो इसके अंदर बल आघूर्ण, जो मैं कल आप लोगों को बता रहा था कि बल आघूर्ण का क्या मतलब होता है, बल आघूर्ण। तो बल आघूर्ण का मतलब होता है बल गुणा। बल के गुणा में अपने को क्या लिखना होता है, बल के गुणा में हमें लिखना होता है घूर्णन अक्ष जो हमारा होता है। जैसे ये घूर्णन अक्ष है, इस घूर्णन अक्ष से बल गुणा घूर्णन अक्ष से ये जो बल की क्रिया रेखा है, इस बल की क्रिया रेखा की लंबवत दूरी, तो घूर्णन अक्ष से बल की क्रिया रेखा की लंबवत दूरी क्या कहलाती है, बल आघूर्ण कहलाती है। यदि अपने से पूछा जाए बल आघूर्ण क्या होता है, तो हम लिखेंगे बल गुणा बल की क्रिया रेखा जो है उसकी घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी। या तो घूर्णन अक्ष बोल सकते हो, या आप वो स्थिर बिंदु बोल सकते हो जिसके सापेक्ष आपको क्या करना है, बल का आघूर्ण ज्ञात करना है। जैसे यहाँ बिंदु O के सापेक्ष यदि आपको क्या करना है, बल का आघूर्ण ज्ञात करना है, तो O के सापेक्ष वो कितनी दूरी पर स्थित है, कौन, बल की क्रिया रेखा। तो बल की क्रिया रेखा की और इस घूर्णन अक्ष के मध्य लंबवत दूरी, वो लंबवत दूरी हमारी कितनी है, R sin थीटा है। तो टो इक्वल क्या लिखेंगे, टो इक्वल लिखेंगे F, और लंबवत दूरी कितनी है, R sin थीटा, R sin थीटा, यानी टो इक्वल RF sin थीटा आप लिख सकते हो। और सदिश रूप लिखो तो टो वेक्टर इक्वल क्या आएगा, R वेक्टर क्रॉस F वेक्टर। ये हमारे पास में किसका सूत्र है, बल आघूर्ण का सूत्र है। टो वेक्टर इक्वल R वेक्टर क्रॉस F वेक्टर, ये अपना क्या आ गया, बल आघूर्ण आ गया। दूसरा देखिए, बल आघूर्ण एक सदिश राशि है, इसकी दिशा, ये क्रॉस प्रोडक्ट है, तो इन दोनों के तल के लंबवत बाहर की ओर क्या होगी, इसकी दिशा होगी। मात्रक और विमा आप लोग इसके ज्ञात कर सकते हो। एक तो यहाँ से आप लोग इसका मात्रक लिख सकते हो, एक आप लोग यहाँ से इसकी विमा लिख सकते हो। तो मात्रक देखिए कहाँ से लेकर क्या होगी, ये R, ये F, बल का मात्रक न्यूटन और दूरी का मात्रक मीटर, तो न्यूटन इंटू मीटर क्या बन जाता है, इसका मात्रक बन जाता है। विमा देखिए, बल की विमा लिखते हैं M1 L1 T माइनस का 2, मीटर एक बार और आया तो L1, तो इसकी विमा बन जाती है M1 L2 T माइनस का 2। ये हमारे पास में क्या है, बल आघूर्ण की विमा है। तो यदि बल आघूर्ण की विमा और मात्रक हम लोगों को लिखना हो तो इसके मात्रक और विमा जो है वो भी हम लोग लिख सकते हैं। तो इसका मात्रक तो बन गया हमारे पास में न्यूटन इंटू मीटर, और विमा बन जाता है M1 L2 T माइनस का 2। ठीक है, ये अपने पास में कुछ एक मान इसके अपने प्राप्त होते हैं। दूसरा देखिए, दिशा मैंने आपको बताई दी है कि दिशा जो है वो समीकरण 1 के अनुसार R और F जो है, इन R और F के तल के लंबवत बाहर की और किसकी दिशा आएगी, टो वेक्टर की दिशा आएगी। तो इन दोनों के तल के लंबवत बाहर की और आप लोग क्या करोगे, दिशा लोगे। दूसरा, इसके लिए आप लोग दाहिने हाथ का नियम या दक्षिणावर्ती पेच का जो नियम है उसे भी काम में ले सकते हो, और उसके अकॉर्डिंग भी क्या कर लोगे, यहाँ से दिशा ज्ञात कर लोगे। और देखिए, स्पेशल केस और बता देता हूँ इसके मैं, जैसे स्पेशल केस आपको लिखना हो
तो केस फर्स्ट देखिए यहाँ पर क्या बना सकते हो, केस फर्स्ट बना सकते हो थीटा इक्वल 0 डिग्री। यदि थीटा का मान यहाँ 0 हो तो साइन 0 कितना होता है, 0 होता है। थीटा इक्वल 0 तो साइन 0 कितना, 0। साइन 0 0 होने का मतलब टो का मान कितना, 0। और केस सेकंड देखिए क्या बन सकता है, केस सेकंड बन सकता है यदि थीटा इक्वल 90 डिग्री, थीटा 90 तो साइन 90, और साइन 90 का मान कितना, 1, तो टो इक्वल कितना, आर एफ। और ये जो मान है बल आघूर्ण का कौन सा मान है, अधिकतम मान है। ये बल आघूर्ण का कौन सा मान है, अधिकतम मान है, टो इक्वल आर एफ। तो एक तो हमारे पास में थीटा इक्वल 0 डिग्री है, थीटा इक्वल 0 डिग्री साइन 0 इसका मान 0 तो टो का मान 0, और एक थीटा का मान आप लोग कितना रख सकते हो, 90 डिग्री रख सकते हो। जब थीटा का मान 90 डिग्री रखा जाएगा तब टो का मान आएगा आर एफ, जो हमारे पास में अधिकतम इसका मान है। ठीक है, तो ये कुछ एक बातें बल आघूर्ण के बारे में थी। कुछ एक बातें और देखिए, यदि अपने इसी पिंड पर अनेकों बल कार्यरत हो रहे होते तो उसमें अपने क्या करते, यदि पिंड जो है उस पर अनेक बल कार्यरत हो, जैसे F1, F2, F3 इस तरीके के बल आरोपित हो, जैसे F1 वेक्टर, F2 वेक्टर, F3 वेक्टर और Fn, इस प्रकार से बल कार्यरत हो, और उनके जो स्थिति सदिश है, जैसे यहाँ ये R वेक्टर है, ये R1 वेक्टर, R2 वेक्टर, R3 वेक्टर और Rn वेक्टर हो, तो अब हमारे पास में जो कुल बल आघूर्ण टो आएगा वो इन सभी बल आघूर्णों के सदिश योग के क्या आएगा, बराबर आएगा। जितने भी बल आघूर्ण अपने ज्ञात कर रहे हैं उन सभी बल आघूर्णों के सदिश योग के ये मान क्या प्राप्त होगा, अपने को बराबर प्राप्त होगा। तो ये देखिए मान कितना आएगा, टो 1 इक्वल, ये टो इक्वल आएगा, यहाँ से टो इक्वल अपने क्या लिखा था, टो इक्वल लिखा था आर क्रॉस एफ। टो वेक्टर इक्वल क्या लिखा था, आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर लिखा था। तो ये टो किसके बराबर आएगा, ये आएगा R1 वेक्टर क्रॉस F1 वेक्टर प्लस R2 वेक्टर क्रॉस F2 वेक्टर प्लस R3 वेक्टर क्रॉस F3 वेक्टर, और ऐसे करते करते ये मान क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा Rn क्रॉस Fn वेक्टर। ये हमारे पास में टो वेक्टर का मान प्राप्त हो जाएगा, यानी कुल बल आघूर्ण जो लगेगा वो सभी बल आघूर्णों के बीजीय योग के तुल्य आ जाएगा। तो ये अपने पास में इसका सूत्र बनता है। और देखिए इसमें यदि अपने क्या करें, गुणनक से देखिए हम लोगों ने क्या किया है, टो का फॉर्मूला लिखा है, टो वेक्टर इक्वल आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर, या टो इक्वल आर एफ साइन थीटा। इन फॉर्मूलों के अकॉर्डिंग यदि अपने देखें तो गुणनक से यदि क्या कर दिया जाए, दूरी को बढ़ा दिया जाए, बल्कि क्रिया रेखा जो है उसकी गुणनक से दूरी को बढ़ा दिया जाए, यानी यदि आप लोग क्या करते हो, गुणनक से इस दूरी को बढ़ा देते हो, तो जैसे ही आप लोग गुणनक से दूरी को बढ़ाते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, सेम बल आघूर्ण टो के लिए कम बल F लगाने की आवश्यकता होगी। ठीक है, यानी जो बल आघूर्ण है उसे आप लगाना चाहते हो तो ज़रूरी नहीं है कि आप लोग F को बढ़ा करके ही बल लगाओ। आप लोग क्या कर सकते हो, जो गुणनक से लंबवत दूरी है बल्कि क्रिया रेखा की R साइन थीटा जिसे हम लोग लिख रहे हैं उसको बढ़ाकर भी आप लोग क्या कर सकते हो, उसको बढ़ाकर भी आप अधिक बल आघूर्ण जनरेट कर सकते हो। तो बल आघूर्ण बढ़ाने के लिए अपने क्या कर सकते हैं, बल आघूर्ण बढ़ाने के लिए इस दूरी को भी हम ज़्यादा कर सकते हैं, जिससे पिंड को घुमाने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, जिससे पिंड को घुमाने के लिए हमें कम बल की आवश्यकता होगी। पिंड को घुमाने के लिए अपने को क्या होगी, कम बल की आवश्यकता होगी। तो इसको ये भी अपने फ़ायदा इसका एक देख सकते हैं कि कम बल लगा करके भी अपने क्या कर सकते हैं, पिंडों को घुमा सकते हैं। ये तो आपको पता ही है, बल आघूर्ण पिंडों को घुमाने के लिए काम में आता है। अब देखिए दैनिक जीवन के अंदर यदि इसके उदाहरण देखें या उपयोग देखें, बल आघूर्ण जो है इसके दैनिक जीवन में उदाहरण देखें तो जो पेचकस आपके पास में होता है, पेचकस,
उसका हत्था जो है वो अपने क्या करते हैं, काफ़ी लंबा बनाते हैं। ठीक है, जो पेचकस आपके पास में होता है उसका हत्था जो है अपने क्या करते हैं, काफ़ी ज़्यादा चौड़ा बनाते हैं, और एंड पंप जो होता है उसका हत्था जो है अपने क्या बनाते हैं, लंबा बनाते हैं। देखिए आपको बताता हूँ मैं कुछ उदाहरण के द्वारा। अपने जैसे पेचकस की अपनी बात करें तो पेचकस का हत्था क्या किया जाता है, काफ़ी चौड़ा बनाया जाता है। आपने देखा होगा कि अपने यदि किसी स्क्रू वगैरह को खोलना हो तो अपने हाथ से उसको बहुत मुश्किल होती है, यदि अपनी उसे हाथ से खोलें तो पेचकस की सहायता से अपने क्या कर सकते हैं, उसे आराम से खोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसे क्या कर दिया गया है, काफ़ी चौड़ा बना दिया गया। जैसे उसकी अनुप्रस्थ काट देखें तो उसे अपने क्या कर दिया है, चौड़ा बना दिया, जिससे ये जो दूरी होती है ये दूरी क्या हो जाती है, घूर्णन अक्ष से बढ़ जाती है। तो घूर्णन अक्ष से जैसे ही दूरी बढ़ेगी तो अपने कम बल लगा करके भी क्या कर सकते हैं, अधिक बल आघूर्ण जनरेट कर सकते हैं। कम बल आघूर्ण के द्वारा भी उतना ही बल आघूर्ण अपने उत्पन्न कर सकते हैं। इसी तरीके से जो एंड पंप होता है उसके हत्थे को क्या किया जाता है, काफ़ी ज़्यादा लंबा बनाया जाता है। जैसे अपने पास में ये एंड पंप का हत्था है तो इसे क्या करते हैं हम लोग, काफ़ी लंबा बनाते हैं, जिससे ये जो इसका घूर्णन अक्ष है जिसके सापेक्ष अपने इसे क्या करवा रहे हैं, घूर्णन गति करवा रहे हैं, इससे दूरी जो है ये बढ़ जाती है। दूरी बढ़ने पर अपने बल आघूर्ण लगाने के लिए कम बल की आवश्यकता होगी। इसी तरीके से कुछ और एग्जाम्पल आपके पास में होते हैं, जैसे खिड़की और दरवाजे के जो हैंडल होते हैं। जैसे आपके पास में खिड़की होती है, दरवाज़ा होता है, जैसे ये मान लिया दरवाजे का घूर्णन अक्ष है, तो जो अपने उसके कब्जे बनाते हैं इस तरीके से, वो कहाँ लगाते हैं, इस घूर्णन अक्ष से काफ़ी ज़्यादा दूर लगाते हैं। यानी जो हैंडल या जो हत्था होता है वो अपने जहाँ लगाते हैं तो वो हत्था जो होता है आपका, ये जो इसके कब्जे होते हैं जिसके साथ ये दरवाज़ा लगा होता है, उससे क्या किया जाता है, इसे काफ़ी ज़्यादा दूर लगाया जाता है। या आप ये बोल सकते हो कि घूर्णन अक्ष जो आपका होता है उससे दरवाजे का हैंडल जो है वो काफ़ी ज़्यादा दूर लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? इससे अपने क्या होगा, कम बल के द्वारा भी अधिक बल आघूर्ण उत्पन्न कर सकेंगे और दरवाजे को आसानी से भी अपने क्या कर सकेंगे, घुमा सकेंगे। ऐसा आपने देखा भी होगा कि ये जैसे एक दरवाज़ा है तो एक तो आप इसे क्या कर रहे हो, इसका जो किनारा है वहाँ से आप लोग इसे धक्का दे करके बंद कर रहे हो, खोल रहे हो। एक आप जहाँ से वो अटैच है दीवार के पास में, वहाँ से आप लोग उसे धक्का देते हो तो आपको क्या करना पड़ता है, घूर्णन अक्ष से यदि पास से आप लोग उसे बंद या खोलने की कोशिश करते हो तो आपको अधिक बल लगाने की आवश्यकता होती है। क्यों? क्योंकि अपने ये फॉर्मूला बता रहा है कि टो किसके बराबर है, तो ये टो अपना RF sin थीटा के बराबर है। ठीक है, ये अपने पास में था बल आघूर्ण। अब अपने बात करते हैं किसी कण का कोणीय संवेग। हमारा टॉपिक है किसी कण का कोणीय संवेग। किसी कण का कोणीय संवेग। देखिए कोणीय संवेग का क्या मतलब होता है? कोणीय संवेग का मतलब होता है घूर्णन अक्ष के प्रति किसी घूर्णन अक्ष के प्रति रेखीय संवेग का आघूर्ण। रेखीय संवेग का आघूर्ण क्या कहलाता है? रेखीय संवेग का जो आघूर्ण हमारे पास में आता है वो कहलाता है कोणीय संवेग। ठीक है, वो क्या कहलाता है? कोणीय संवेग कहलाता है। और कोणीय संवेग जो होता है इसे अपने किससे प्रदर्शित करते हैं? या तो जे वेक्टर से लिखते हैं या किससे लिखा जाता है? एल वेक्टर से लिखा जाता है। वेक्टर लगा रखा है, इसका मतलब किस तरीके की राशि है? ये एक सदिश राशि है। तो किसी घूर्णन अक्ष के प्रति रेखीय संवेग जो है उसके आघूर्ण को किस नाम से जानते हैं? रेखीय संवेग के नाम से जानते हैं। यदि डायग्राम बनाना चाहें तो इस तरीके का डायग्राम आप लोग इसके लिए बना सकते हो। जैसे ये हमारा कण है, ठीक है, और इस पर अपने क्या कर रहे हैं, पी वेक्टर इक्वल एम वी वेक्टर संवेग ले रहे हैं। और इसका जो आघूर्ण आपके पास में आएगा वो आघूर्ण किसके बराबर आएगा? रेखीय संवेग का जो आघूर्ण आएगा वो आघूर्ण क्या कहलाएगा? अपना कोणीय संवेग कहलाएगा। कोणीय संवेग एक सदिश राशि है, या तो जे वेक्टर से प्रदर्शित करोगे या इसे किसकी सहायता से प्रदर्शित करोगे? एल वेक्टर की सहायता से प्रदर्शित करोगे। आगे बढ़ते हैं अपने, और जो हमारे पास में
कण P है उसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले तो देखिए इसके अंदर जो आपका कण P है या Q है, P तो अपने संवेग को लिख रहे हैं तो Q लिख लेते हैं कि कण P Q जो है, कण Q का द्रव्यमान स्मॉल m तथा वेग v वेक्टर है, तो रेखीय संवेग, तो इसका रेखीय संवेग कितना होगा भी, इसका रेखीय संवेग p वेक्टर इक्वल होगा mv वेक्टर। ये अपने पास में क्या है, इसका रेखीय संवेग है, p वेक्टर इक्वल mv वेक्टर। और इस रेखीय संवेग या स्थिर बिंदु के परितः रेखीय संवेग का जो आघूर्ण है, स्थिर बिंदु के सापेक्ष कण का कोणीय संवेग, स्थिर बिंदु के सापेक्ष कण का कोणीय संवेग, तो ये कितना होगा हमारे पास में, L वेक्टर से यदि मैं इसे लिखूं तो ये अपने पास में होगा R वेक्टर क्रॉस P वेक्टर। कितना होगा, L वेक्टर इक्वल होगा R वेक्टर क्रॉस P वेक्टर, L वेक्टर इक्वल R वेक्टर क्रॉस P वेक्टर। और P वेक्टर किसके इक्वल लिखा है हम लोगों ने, mv वेक्टर के इक्वल लिखा है। तो यहाँ से आप लोग ये फॉर्मूला भी इसका लिख सकते हो, या L वेक्टर इक्वल R वेक्टर, m को बाहर रखता हूँ और क्या लिख देते हैं, R वेक्टर क्रॉस v वेक्टर। ये हमारे पास में क्या है, जो रेखीय संवेग है उसका आघूर्ण है, यानी ये अपने फॉर्मूला आता है कोणीय संवेग का। और कोणीय संवेग भी किस प्रकार की राशि है, तो कोणीय संवेग जो है ये भी हमारे पास में एक सदिश राशि है। कोणीय संवेग भी किस प्रकार की राशि है, एक सदिश राशि है। और कोणीय संवेग जो है उसे भी अपने क्या कर सकते हैं, उसी प्रकार से लिख सकते हैं जैसे आप लोगों ने बल आघूर्ण को लिखा था, यानी rp sin थीटा, और साथ में क्या आ जाएगा, n कैप आ जाएगा, या सीधा L लिखो तो ये क्या आ जाएगा, rp sin थीटा आ जाएगा। L इक्वल क्या आ जाएगा, rp sin थीटा लिख देंगे। देखिए L वेक्टर इक्वल R वेक्टर क्रॉस P वेक्टर, और P वेक्टर का मान mv वेक्टर, और L जो है वो किसके बराबर, rp sin थीटा के, या L इक्वल rp sin थीटा n कैप के बराबर। n कैप की डायरेक्शन कहाँ है, n कैप की डायरेक्शन है R और P के तल के लंबवत बाहर की ओर। और यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, थीटा का मान 0 डिग्री रख सकते हैं, थीटा का मान 90 डिग्री रख सकते हैं। थीटा का मान 0 तो साइन 0 कितना 0, और साइन 90 कितना 1। तो यदि 0 आप लोग रखते हो तो L कितना आ जाएगा 0, और यदि ये रखते हो तो आपके पास में आ जाएगा RP या MVR। क्यों, क्योंकि P का मान कितना होता है, MV होता है, तो ये L का फॉर्मूला बनता है MVR। ये जो संवेग आपके पास में ये क्या है, अधिकतम है। ये जो संवेग हम लोगों ने लिखा है ये क्या है, ये अधिकतम संवेग का मान है। तो इस तरीके से अपने क्या कर सकते हैं, इनके फॉर्मूले वगैरह लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे पास में जो ये फॉर्मूला है, एक तो बल आघूर्ण का और एक कोणीय संवेग का, इन दोनों फॉर्मूलों के मध्य आपस में रिलेशन क्या है, उस रिलेशन की बात करते हैं। तो देखिए नया टॉपिक, जो नया टॉपिक हमारे पास में है वो है बल आघूर्ण तथा कोणीय संवेग में संबंध। बल आघूर्ण तथा कोणीय संवेग में संबंध। बल आघूर्ण तथा कोणीय संवेग में संबंध। तो सबसे पहले तो अपने देखते हैं कण पर आरोपित बल का बल आघूर्ण। कण पर
आरोपित बल आघूर्ण। और बल आघूर्ण को हम लोग किससे लिखते हैं? टो वेक्टर से लिखते हैं। और टो वेक्टर किसके बराबर होता है? अभी पढ़ा था, आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर के बराबर होता है। और कण का कोणीय संवेग, कण का कोणीय संवेग पी वेक्टर एल वेक्टर, पी वेक्टर रेखीय संवेग होता है, एल वेक्टर किसके बराबर होता है? आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर के बराबर होता है। तो एक तो आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर अपने पास में फॉर्मूला है, एक आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर हमारे पास में फॉर्मूला है। तो समीकरण 1 और 2 इस तरीके से हम लोगों को प्राप्त हो जाती है। अब अपने क्या करते हैं? समीकरण 2 का समय टी के सापेक्ष अवकलन करते हैं। समीकरण 2 का समय स्मॉल टी के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो समय स्मॉल टी के सापेक्ष हम लोग क्या करते हैं? अवकलन करते हैं। तो इससे देखिए आपको क्या मिलेगा, आप लोग लिखोगे dl वेक्टर बटा dt, इसकी बात कर रहे हैं तो dl वेक्टर बटा dt और d बटा dt, और अंदर क्या आ जाएगा? आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर आ जाएगा। क्या आएगा? dl वेक्टर बटा dt बराबर d बटा dt आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर। और आगे इसे देखिए क्या लिखेंगे? लिखेंगे dl वेक्टर बटा dt इक्वल आर वेक्टर क्रॉस dp वेक्टर बटा dt प्लस dr वेक्टर बटा dt क्रॉस p वेक्टर। इस तरीके से अपने इसे क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं। एक तो आर वेक्टर क्रॉस dp बटा dt, एक dr बटा dt क्रॉस p वेक्टर। देखिए आगे अपने समीकरण नंबर 3 लगा देता हूँ मैं इसे। कुछ टर्म इसके अंदर देखते हैं। एक तो आप लोगों ने प्राप्त किया है dp वेक्टर बटा dt, dp वेक्टर बटा dt, ये किसके बराबर होता है? न्यूटन के गति के द्वितीय नियम से ये बराबर होता है एफ वेक्टर के। किसी कण पर लगाए गए बल जो है संवेग में परिवर्तन की दर के बराबर होता है। एफ जो है किसके बराबर होगा? dp बटा dt के बराबर होगा। तो यहाँ एफ किसके बराबर है? अपना dp बटा dt के बराबर है। एक तो ये टर्म आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है कि एफ किसके बराबर है? dp बटा dt के बराबर है। दूसरा इसे आप लोग देखिए तो अपने पास में जो dr वेक्टर बटा dt है, समय के सापेक्ष जो विस्थापन में परिवर्तन हो रहा है वो किसके बराबर है? वेग के बराबर है। यानी अपने dr वेक्टर बटा dt है, ये किसके बराबर है? v वेक्टर के बराबर है। और p वेक्टर आप सभी जानते हो किसके बराबर होता है? mv वेक्टर के बराबर होता है। इसे देखें और इसे देखें तो आपके पास में बनता है कुछ इस तरीके से, p वेक्टर क्रॉस ये v वेक्टर क्रॉस v वेक्टर, और बाहर कौन है? m है। ये टर्म इस तरीके से बन जाती है जो यहाँ लिखी गई है, और इसका मान क्या होता है? 0 होता है। कितना होता है? 0, क्योंकि v क्रॉस v समान सदिशों का सदिश गुणनफल है जिसका मान कितना होता है? 0। तो m v वेक्टर क्रॉस v वेक्टर किसके बराबर? 0 के बराबर। तो आगे ये जो टर्म लिखी गई है इसका मान तो सीधा सीधा कितना? 0। तो अब आपके पास में बचता है dl बटा dt, dl बटा dt बराबर आर वेक्टर क्रॉस f वेक्टर। क्या बनता है? आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर बनता है। ये जो टर्म है कितनी हो जाती है? 0 हो जाती है। और यहाँ से आप लोग देख सकते हो dl बटा dt किसके बराबर? टो वेक्टर के बराबर। यानी अपना जो बल आघूर्ण है ये किसके बराबर होता है? कोणीय संवेग में परिवर्तन की दर के बराबर होता है। ठीक है, इसे यदि आप लोग रेखीय गति से तुलना करके देखो तो F इक्वल क्या होता है? dp बटा dt होता है। F इक्वल dp बटा dt जो हम लोग लिखते हैं, जैसे यहाँ लिखा हुआ होगा, ये रहा F इक्वल dp बटा dt। जो रेखीय गति में F इक्वल dp बटा dt होता है वही कोणीय गति में क्या होता है? टो इक्वल dl बटा dt होता है, या टो वेक्टर इक्वल dl वेक्टर बटा dt वेक्टर होता है। यानी कोणीय संवेग में परिवर्तन की दर जो है वो किसके बराबर होती है? वो बल आघूर्ण के बराबर होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अपनी बात करते हैं कोणीय संवेग संरक्षण का नियम, या कोणीय संवेग जो है उसका संरक्षण। अपना अगला टॉपिक है कोणीय संवेग का संरक्षण।
कोणीय संवेग का संरक्षण। कोणीय संवेग का संरक्षण, ये हमारा टॉपिक है। तो अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने ये पढ़ाया कि किसी कण पर यदि बाह्य बल आघूर्ण टो लग रहा है, यदि किसी कण पर क्या लग रहा है, बाह्य बल आघूर्ण टो लग रहा है, तो कण के वेग में परिवर्तन होता है, जिससे कण के कोणीय संवेग जो होता है उसमें भी क्या होता है, परिवर्तन होता है। तो ये जो कण का बल आघूर्ण है, इसकी वजह से कण के कोणीय संवेग में क्या होता है, परिवर्तन होता है। यानी टो वेक्टर जो है अपना किसके बराबर होता है, डीएल वेक्टर बटा dt के बराबर होता है। ये बात हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ी है कि अपना टो वेक्टर जो है वो किसके बराबर है, डीएल वेक्टर बटा dt के बराबर है। यदि बाह्य बल आघूर्ण का मान 0 है, यदि बाह्य बल आघूर्ण का मान 0 है, अर्थात टो वेक्टर इक्वल 0, तो डीएल वेक्टर बटा dt भी क्या होगा, 0 होगा। अर्थात इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि अपना एल वेक्टर जो है वो क्या है, कांस्टेंट है। यानी बाह्य बल आघूर्ण की अनुपस्थिति में पिंड का कुल कोणीय संवेग क्या रहता है, पिंड का कुल कोणीय संवेग जो है अपना नियत रहता है। कब नियत रहता है, जब बाह्य बल आघूर्ण क्या होता है, 0 होता है। यानी जब हमारे पास में बाह्य बल आघूर्ण टो का मान 0 होता है, तो उसमें पिंड का कुल कोणीय संवेग जो है वो क्या रहता है, नियत रहता है। इसे अपने क्या कहते हैं, इसे अपने कोणीय संवेग के संरक्षण का नियम कहते हैं। और कणों के निकाय के लिए यदि आप लोग इसे लिखना चाहो, तो कणों के निकाय के लिए यदि लिखें तब आपको क्या प्राप्त होगा, तब आपको ये समीकरण प्राप्त हो जाएगी। एक बार फिर से, यानी कणों के निकाय के लिए, कणों के निकाय के लिए, कणों के निकाय के लिए यदि आप लोग टो वेक्टर को लिखो, ये किसके बराबर होता है, ये टो आई वेक्टर के बराबर होता है 1 से n के। जब इसका मान क्या होता है, 0 होता है, तो dl बटा dt जो है इसका मान, यानी d बटा dt, और आपके पास में किसका मान, समीशन l आई वेक्टर का मान 1 से लेकर के n तक, ये क्या होता है, 0 होता है। यानी n वेक्टर अर्थात l आई वेक्टर और इसका मान 1 से लेकर के n तक जो है वो क्या रहता है, आपका कांस्टेंट रहता है। तो ये आप लोग इस प्रकार से भी लिख सकते हो। ये यदि आप लोग लिखते हो तो इसे अपने बोलते हैं कणों के निकाय के लिए कोणीय संवेग संरक्षण का नियम। यानी बाह्य बल आघूर्ण यदि आपके पास में 0 है, तो विभिन्न कणों के कोणीय संवेग में परिवर्तन होने के बाद भी क्या होगा, कण का कुल कोणीय संवेग एल वेक्टर जो है आपका क्या रहेगा, नियत रहेगा। यदि क्या हो, बाह्य बल आघूर्ण टो का मान 0, तो उसमें एल वेक्टर भी अपना कितना प्राप्त होता है, कांस्टेंट प्राप्त होता है या नियत प्राप्त होता है। आगे बढ़ते हैं और नए टॉपिक की बात करते हैं, दृढ़ पिंडों के संतुलन की। हालांकि ये टॉपिक अपनी कंप्लीट कल होगा, दृढ़ पिंडों का संतुलन। आपके पास में जो दृढ़ पिंड होते हैं उनके संतुलन की बात करते हैं। और कुछ एक बातें आज मैं आपको बता देता हूँ। जब पिंड पर बल आरोपित होता है तब क्या होता है, और जब पिंड पर बल आघूर्ण कार्यरत होता है तब क्या होता है। यानी जब आप लोग क्या करते हो, पिंड पर बल आरोपित करते हो, तो बल आरोपित करने पर पिंड के रेखीय संवेग में क्या होता है, परिवर्तन होता है। F इक्वल dp बटा dt जो फॉर्मूला पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग बल आरोपित करने पर पिंड के रेखीय संवेग में क्या होगा, परिवर्तन होगा। और यदि आप लोग क्या करते हो, बल आघूर्ण आरोपित करते हो, तो पिंड के कोणीय संवेग में क्या होता है, परिवर्तन होता है। ठीक है, यानी जब आप लोग क्या करते हो, बल आरोपित करते हो तो रेखीय संवेग में परिवर्तन होता है F इक्वल dp बटा dt, और बल आघूर्ण आरोपित करते हो तो कोणीय संवेग में क्या होता है, परिवर्तन होता है टो इक्वल dl बटा dt जो हम लोगों ने लिखा है। और यदि अपने समय के सापेक्ष रेखीय संवेग और कोणीय संवेग नियत रहे तब दृढ़ पिंड क्या कहलाता है, संतुलन की अवस्था में कहलाता है। इसे अपने कल पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में।